हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल से पीके मैथ्स पर। और हम लोग आज जो है फिजिक्स का पार्ट 3 देख रहे हैं, वीडियो चैप्टर 1 का। और इसमें हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम 10 से 20 तक 11 से 20 तक देखे थे, उससे पिछले में 1 से 10 तक देखे थे। आज 21 से स्टार्ट करेंगे। और 21 में क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है। ऐसे देखो, पिछले वीडियो में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखवाए हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में थोड़ी सी अंतर है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जो हमारा ये दो बिंदुओं पर जो आवेश होता है, ये दो बिंदुओं की जो अल्प दूरी होती है, यानी अल्प दूरी पर स्थित दो विपरीत आवेशों का संयोजन विद्युत द्विध्रुव का। ये संयोजन है, एक प्रकार का समूह है। किसका समूह है भैया? तो दो विपरीत आवेश करने का मतलब एक बार प्लस क्यू तो एक माइनस क्यू। विपरीत आवेश करने का मतलब यह होता है, एक प्लस क्यू तो एक माइनस क्यू। बातें समझ में आई? यानी अल्प दूरी पर स्थित, यानी कम दूरी, यानी छोटी दूरी पर स्थित दो विपरीत आवेशों का संयोजन विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इट्स ओके। अब देखो, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में खर्च ऊर्जा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लो कोई आवेश है, इसको इस बिंदु पर ले जाने में जितनी खर्च ऊर्जा होंगे वो सारे हमारे स्थितिज ऊर्जा कहलाएंगे। यानी विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में खर्च ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आई होप आप समझ पा रहे हो। यानी यहाँ हम क्या लिखवाएं कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो अल्प दूरी पर स्थित दो विपरीत आवेशों का संयोजन विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है भाई? तो विद्युत आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में खर्च ऊर्जा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ओके, अब चलते हैं 23 नंबर पर। 23 नंबर क्या है हम देखते हैं। 23 से विभव प्रवणता क्या है। देखो, वैसे हम विभव पढ़ा दिए, अब ये विभव नहीं, विभव प्रवणता की यहाँ बात हो रही है। विभव प्रवणता क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। विभव प्रवणता, इसके एसआई मात्रक को लिखिए। एसआई मात्रक के साथ साथ हम विमा भी लिख दिए हैं। मान लो विमीय सूत्र अगर आ जाए ऑब्जेक्टिव में तो आप कर सकते हो। देखो, विद्युत प्रवणता बराबर होता है डेल्टा V बटा में डेल्टा एक्स। ओके, अब इसके डिफिनेशन क्या है। विभव प्रवणता किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन के दर को, ध्यान से समझना, किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। आई होप आप समझ पा रहे हो। विभव प्रवणता क्या है भैया, कि कोई विद्युत क्षेत्र में विभव प्रवणता, सीधा समझो, विभव के परिवर्तन का दर विभव प्रवणता कहलाती है। विभव के परिवर्तन का दर विभव प्रवणता कहलाती है। तो कोई भी विभव विद्युत क्षेत्र में होगा, तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। यानी विभव प्रवणता बराबर डेल्टा V बटा में डेल्टा एक्स होगा। डेल्टा V बटा में डेल्टा एक्स। विभव प्रवणता क्या है? विभव प्रवणता है भैया, विभव प्रवणता है किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। विभव प्रवणता बराबर डेल्टा V बटा में डेल्टा एक्स। डेल्टा V बटा में डेल्टा एक्स होगा। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर, वोल्ट प्रति मीटर होगा। वोल्ट प्रति मीटर होगा। इसकी प्रवणता का विमीय सूत्र क्या होता है? ml/t के पावर -3 a के पावर -1। ml/t के पावर -3 a के पावर -1। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ क्या होता है? तो समविभव पृष्ठ क्या होता है जरा समझना। समविभव पृष्ठ वैसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान बराबर हो। वैसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान बराबर हो। वैसा पृष्ठ जिसमें सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान बराबर हो। वैसा पृष्ठ जिसमें सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान बराबर हो, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। समविभव पृष्ठ कहा जाता है। ओके, अब जो किसी चालक का तल समविभव होता है क्यों? समविभव या समविभवीय क्यों होता है, क्यों? किसी चालक का तल समविभव ही पढ़ो ना, यहाँ पर देखो समविभवी लिखल है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हम क्या लिखें, हम क्या पढ़ें कि किसी चालक का तल समविभव होता है क्यों। किसी चालक का तल समविभव होता है क्योंकि किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान बराबर होता है। जैसा कि आप पढ़े हो समविभव पृष्ठ में, किसी विद्युत विभव का मान लो यदि कोई बिंदु का विभव अधिक हो गया तो जिसका कम है वो अधिक वाले के पास जाता है, अपने मेंटेन कर लेता है, अपने बराबर कर लेता है। जरा अपन भाषा डेफिनेशन समझिएगा। किसी चालक का तल समविभव होता है क्योंकि किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान बराबर होता है। यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव अधिक हो जाए तो कम विभव वाले आवेश बिंदु की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। कम विद्युत विभव आवेश बिंदु की ओर प्रवाहित, यानी जहाँ ज़्यादा है ना उसी की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, प्रवाहित होकर विद्युत विभव का मान बराबर करते हैं। इसलिए किसी चालक का तल समविभवी होता है। ओके, यानी एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं, कि किसी चालक का तल समविभवी होता है क्यों। तो किसी चालक का तल समविभव होता है क्योंकि किसी भी बिंदु पर विभव का मान बराबर होता है। यदि मान लो बाई चांस यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव अधिक हो जाए तो कम विद्युत विभव वाले आवेश बिंदु की ओर प्रवाहित होकर विद्युत विभव के मान बराबर करते हैं, इसलिए इनकी चालक की तल समविभवी होता है। आई होप आप समझ पा रहे हो। अब आगे पढ़ते हैं, 25 के बाद 26 को देखते हैं। 26 क्या है, 26 क्वेश्चन जो हमारे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि कूलॉम का नियम क्या है, इसके व्यंजक को लिखें। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कूलॉम के नियम क्या है इसके, तथा इसके व्यंजक को लिखें। देखो 1785 ईस्वी में वैज्ञानिक कूलॉम एक वैज्ञानिक थे, उसने एक नियम दिया था। सन 1785 ईस्वी में वैज्ञानिक कूलॉम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित एक नियम दिया, जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। सन 1785 ईस्वी में वैज्ञानिक कूलॉम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित एक नियम दिया, जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। कूलॉम के नियम के अनुसार किसी भी आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग अनुपाती होता है। अर्थात आप समझिए जरा, पहली बात यह कि हमारे जो वैज्ञानिक कूलॉम थे सन 1785 ईस्वी में दो आवेश, एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश, इन पर लगने वाले बल के बीच एक संबंध स्थापित किया, एक नियम दिया, जिस नियम को कूलॉम का नियम कहा जाता है। अब इस नियम के अनुसार, कहने का मतलब कूलॉम के नियम के अनुसार, किसी भी आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा उन दोनों आवेश के बीच गुणनफल, जो आवेश के बीच जो हमारे बल लग रहे हैं तथा इनके गुणनफल के समानुपाती होते हैं। जो बल है इनके गुणनफल के समानुपाती, देखो समानुपाती होता है। तथा इसके बीच की जो दूरी r हम इंडिकेट किए हैं, r बीच की दूरी जो है उसके वर्ग के, यानी स्क्वायर के, उसके वर्ग के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि नीचे है तो व्युत्क्रमानुपाती, ऊपर है तो समानुपाती। Q1 इंटू Q2 ऊपर है समानुपाती, r स्क्वायर नीचे है व्युत्क्रमानुपाती उल्टा। ठीक है। कूलॉम के नियम के अनुसार किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आज के इसके व्यंजक की ओर चलते हैं, हम लोग इसका व्यंजक क्या है उसकी ओर चलते हैं। तो व्यंजक हमारा है भाई, व्यंजक क्या है, अभी यहाँ पर आप पढ़ा, यहाँ पर क्या पढ़े आप, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर लो जरा। हाँ, यहाँ पर का एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर, एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। देखो जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, एक नियत राशि आती है। देखो क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, एक नियतांक आता है। ये क्या आया, देखो यहाँ समानुपाती एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर, एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। जब समानुपाती हटेगा तो देखो यहाँ पर के कांस्टेंट आ गया। अब ये के क्या है, के स्थित विद्युत बल कहलाता है।
स्थिर विद्युत बल नियतांक भी कहते हैं। इसके को स्थिर विद्युत बल नियतांक या स्थिरांक भी कहा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी समानुपाती का चिन्ह रहता है तो एक स्थिरांक आता है। और ये जो के होता है, जो के होता है भैया, वो जो के होता है 1/4πε0 का मान होता है। ये के बराबर 1/4πε0 होता है। के बराबर 1/4π, 1/4π यानी के एक स्थिरांक होता है, और के का मान जो होता है 1/4πε0 होता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। अब देखो जरा, अब देखो, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं हम। हाँ, अब देखो जरा आप, यहाँ पर आप जानिए कि समानुपाती हटता है के का मान होता है 1/4πε0 K1 × Q2/r²। F बराबर हो गया। अब ये हमारा न्यूटन का नियम भी कहा जाता है, इसको न्यूटन लॉ बोला जाता है। अब देखो जरा यहाँ 1/4πε0 का होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन। ये आपके ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि 1/4πε0 बराबर क्या होता है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। अब क्या करो, पाई की जगह 22/7 रखो। देखो 22/7 रखेंगे, 22/7, 7 नीचे है, सबसे नीचे जो अंक होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, 7 ऊपर चला गया। पाई की जगह 22/7 रखेंगे। ठीक है, जब 22/7 रखेंगे तो जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा। ये मान लेते हैं ये हमारा बराबर। ठीक है, अब ये सोलेनोइड नीचे है, इधर जाएगा, ऊपर हो जाएगा बाटा, इधर 1 × 7, ऊपर में 1 × 7, 1 × 7, और नीचे 4 × 22, 4 × 22, और नीचे और ये भी आ जाएगा ना 9 × 10⁻9, यानी 1 × 7 यानी 7, और 4 × 22, 4 × 22, और 9 × 10 9 × 10। यानी यहाँ पर आप कैलकुलेशन को समझिएगा, क्योंकि आप 12th क्लास में, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। ε0 की इधर विदा किया गया, इधर लिख दिया गया है 1 × 7 यानी 7 हो गया, ये 4 × 22, 4 × 22 हो गया, ये 9 × 10⁻9 इधर ला दिए हैं, नीचे ला दिए गए 9 × 10⁻। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो ε0 का मान आ जाएगा। ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ε0 का मान होता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक क्या है, चलो देखते हैं। अब संधारित्र, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है। संधारित्र के संयोजन से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। संधारित्र के संयोजन से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, तथा इनको परिभाषित करें। यानी कि संधारित्र कितने प्रकार के हैं और उसके प्रकार को भी परिभाषित करना है। संधारित्र का संयोजन, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को जोड़ने की प्रक्रिया को संधारित्र का संयोजन कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को जोड़ने की प्रक्रिया संधारित्र का संयोजन कहलाती है। संधारित्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समांतर क्रम संधारित्र या नहीं संयोजन जो हमारे संधारित्र का संयोजन जो है यह 2 प्रकार के होते हैं, समांतर क्रम संयोजन जिसे पासवर्ड भी कहा जाता है, और श्रेणी क्रम संयोजन। संयोजन 2 होते हैं, संधारित्र का संयोजन 2, जिस तरीके का प्रतिरोध का संयोजन होता है उसी तरीके से संधारित्र का भी संयोजन होता है। ये 2 होता है, एक समांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम। अब ये समांतर क्रम क्या होता है, आओ देखते हैं। समांतर क्रम क्या होता है, संधारित्रों का वैसा संयोजन, संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें संधारित्रों को पहले प्लेट को एक साथ अगर दूसरे प्लेट को एक साथ जोड़ा जाता है, उसे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। ध्यान से समझना, यहाँ ध्यान से समझना। देखो यहाँ 3 संधारित्र C1, C2, C3, और तीनों को एक सिरा एक के साथ और दूसरा सिरा एक के साथ जोड़ा गया है। देखो ये सिरा और ये सिरा, यानी संधारित्र क्या होता है, संधारित्र अगर 2 या 2 से अधिक जितने भी संधारित्र हैं उनके पहले सिरों को एक साथ तथा दूसरे सिरों को एक साथ जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है, जो संयोजन होता है, उसे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। और श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, वैसा संयोजन जिसमें संधारित्र को इस तरह से जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी जो प्लेट है दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की जो
दूसरी प्लेट है तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जुड़ी जाए और इसी प्रकार अन्य संधारित्र भी जुड़े हों तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन। देखो एक बार समझो, एक बार फिर से इस डिफिनेशन को पढ़ देते हैं, एक बार डिफिनेशन को फिर से पढ़ देते हैं। यानी कि पहली संधारित्र की दूसरी सिरा है दूसरे संधारित्र के पहली सिरा से, और दूसरी संधारित्र की दूसरी जो सिरा है तीसरी संधारित्र के पहले सिरा से। ऐसे ये जो प्रोसेस जारी रहे तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। आई होप आप समझ पा रहे हो, फिगर से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो ये जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को। अब ये चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। आगे कल के जो वीडियो हमारे फिजिक्स के आएंगे लास्ट पार्ट 4 वो चैप्टर 1 समाप्त कर देगा वहाँ पर। जितने भी इम्पोर्टेंट जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं हम लोग पढ़ लिए हैं। और अब जाइएगा, अब वहाँ पर कल 5 नंबर का एक क्वेश्चन पढ़ना है हम लोगों को, वहाँ पर आप मिलिएगा कल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 5 नंबर या एक क्वेश्चन है और 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, कल हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक और वंदे मातरम।